आप सुन रहे हैं भगवान दास मोरवाल जी द्वारा लिखा उपन्यास हलाला धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 8। जिस दिन से डमरू जमात से आया है उसी दिन से उसे महसूस हो रहा है कि आसपास से गुजरती निगाहें मानो उसकी देह में घुसी जा रही हैं। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या है जिसे पूरे मोहल्ले की आंखें उसमें तलाश रही हैं। हार कर उसने अपने उसी आईने का सहारा लिया जिसे जमाती होने के बाद लगभग त्याग दिया था और एकांतवास के लिए अकेला छोड़ दिया था। डमरू ने अलग अलग कोणों से अपने आप को हर तरह से निहारा, परंतु उसे अपने आप में ऐसा कोई सबूत नज़र नहीं आया जो उन कारणों की गवाही दे सके जिनके चलते हर कोई उसे भेदती निगाहों से देखकर निकल जाता है। हाँ, पहले की अपेक्षा हल्की दाढ़ी कुछ ज़्यादा घनी हो गई है। रात दिन इस घर में खटते रहने के कारण चेहरे की जो जिल्द भादों की काई सी पपड़ाई रहती थी उसमें एक खास किस्म की लुनाई आ गई है। वरना बकौल उस सिंगार वाली भावज वो तो वही कलसंडा है जो पहले था। उस दिन वो ये सोचकर लपड़लैंडी की ओर निकल गया कि जिस दिन से वो जमात से आया है उसकी तरफ गया ही नहीं। पता नहीं लपड़लैंडी क्या सोच रहा होगा। आ भाई डमरू मेरे यार, तेरा तो तौर ही बदल गा। एक वक्र मुस्कान बिखेरते हुए लपड़लैंडी ने डमरू को छेड़ा। काका, तू भी कैसी बात कर रो है? कैसे बदल गा मेरा तौर? उल्टा डमरू ने पूछा। तू ही कहा अच्छा अच्छा की नज़र बदल जावे हैं, और अब तो तेरी चाल की लोच भी बदल गई है। डमरू को सीधा उत्तर देने के बजाय लपड़लैंडी ने बात घुमाते हुए कहा। यार काका, आज तू ई कैसी गंडजली बात कर रो है? अन्यायी, कदी कह रो है कि मेरा तौर बदल गा, कदी कह रो है मेरी चाल की लोच बदल गई। देख, जलेबी सी तो बढ़ाए मत, जो कहनी है साफ साफ कहे। अचानक डमरू को जैसे कुछ याद आ गया। पर तू ही क्यों, जा दिन सू मैं जमात में सू आयो हूँ, वाह दिन सू पूरा मोहल्ला मोहे ऐसे देख रो है जैसे मैं कई अजाब घर से छूट के आयो हूँ। इतनो भोलो मत बन, कई और चौदड़ों से खइयो। तेरे जैसा मैंने न जाने कितना अपनी टांग के नीचे से निकाल दिया है। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गो कई डमरू अब ऊ डमरू ना रहो। तेरी जैसी न जाने कितनी सांप की मावसी देखी है मैंने। लाला, दाई सु पेट छुपाणो अच्छी बात ना होवे है। एक ही सांस में लपड़लैंडी ने ढेर सारी लानत मलामत दे डाली। दिमाग घूम गया डमरू का। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हार कर उसने अपने आप को सही साबित करने के लिए पश्चिम की ओर हाथ उठाते हुए दुहाई दी। काबा सोई, हाथ उठा के कह रो काका, मोहे कुछ भी पतो ना है। सही बता, तुम्हें कुछ पतो ना है? लपड़लैंडी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ईमानसू काका, मोहे कुछ भी तो ना पतो है। ए नसीबन ने तुम्हें कुछ भी ना बताई? रिजक्सी सो काई न कुछ भी ना बताई मोहे। हद हो गई यार, गांव में बच्चा बच्चा ए बात की खबर है और तू कह रो है तुम्हें कुछ भी पतो ना है। ये बात कुछ जच नारी है। अरे तो अन्यायी, तू भी कुछ बोलेगो या ऐसे ही जलेबी सी बढ़ातो रहेगो? डमरू का धैर्य पानी से भरे कच्चे बांध की तरह डहने पर उतारू हो गया। ले, ए नसीबन ने ई ना बताई कि नजराना को संग तेरो निकाह पक्को है को? कहा मेरे संग? कहीं तेरो दिमाग तो खराब ना होगो काका। मूढ़ी से डमरू ऐसे उछला मानो चूतड़ पर किसी ततैये ने काट लिया हो। अब समझ में आयो मेरे सारो किस्सा, कहवा दिन कल्लो काई लूँ मीठा पानी और छुआरा बांटना की बात कर रही ही, और मेरी वो छिनाल सिंगार वाली भावज कल्लो सुबन्ना बनवारा गवारी ही। मैं अभी जाके पूछूंगो अपनी भावज नसीबन सू कि ई माजरा कहाँ है। डमरू का लपड़लैंडी के चौतरे पर बैठना दूभर हो गया। डमरू तमतमाते हुए सचमुच उठकर जाने लगा तो लपड़लैंडी उसे हड़काते हुए बोला, चुपचाप बैठो रहे, थोड़ा ठंडा दिमाग सू काम ले, इतनो तातो मुल्ला मत बन। यार काका, मेरी भावज ने जुलम ना कर दिया, धरती ना फाड़ दिया ने कि मोसू बिना पूछे मेरे संगवा नजराना को निकाह कर रही है। देख, मैंने जो सुनी वही कह रो हूँ।
पक्की बात का मोहे भी पतो ना है। लपरलैंडी तुरंत इस डर से सफाई देने पर उतर आया कि कहीं डमरू उसका नाम लेकर अपनी भावज नसीबन से जाकर न उलझ पड़े। वो उससे समझाने के अंदाज में कहने लगा, देख पहले सारी बात की दरियाफत कर ले, हो सके मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। पर मैंने तो अकरम और नजराना का निकाह की बात सुनी ही। हाँ, पंचायत में ये बात भी उठी ही, पर सुनी है कि अकरम की घरवाली ने दो टूक मना कर दी, और जब सारा रास्ता बंद होगा तो मैं दिखाई दिया सबन ने। डमरू के होंठ टेढ़े होते चले गए। वैसे एक बात कहूँ डमरू, तसल्ली से सुनियो, गरम मत हुई हो। लपरलैंडी ने डमरू की आंखों में झांकते हुए कहा। डमरू चुप, कुछ नहीं बोला। वैसे यहाँ में कुछ बुराई तो है ना। डमरू की चुप्पी को बींधते हुए लपरलैंडी ने शब्दों को चुभलाते हुए कहा, काका कहीं तेरो दिमाग तो ना फिर गो है। देख थोड़ा ठंडा दिमाग से सोच। अन्यायी, अगर तेरी वजह से काई बेचारी को घर उजड़ना सु बच रो है तो तेरो कहाँ बिगड़ जाएगो। मेरे यार 15-20 दिना की बात है। तलाक हुए पीछे तू अपड़े घर और नजराना अपड़े घर, और फिर तुम्हें कौन सी वाह के संग उम्र गुजारनी है। हलाला की रिवाज भी पूरी हो जाएगी और नजराना जैसी भली और नेक औरत को घर भी बस जाएगो। मैंने काई की रिवाज और घर बसाने का ठेका ना ले रखो है। देख भाई काका, दुनिया इत्सु उत हो जाए पर मैं या गारत में ना पड़ूंगा। डमरू ने एक तरह से अपना फैसला सुना दिया। देख ले भाई डमरू, सवाब को काम है। लपरलैंडी ने आखिरी कोशिश करते हुए डमरू को समझाया। ऐसो सवाब घुसगो गंधी की गेंड में, मोहे ना है ऐसा सवाब ववाब की ज़रूरत। फिर लपरलैंडी को सुनाते हुए बड़बड़ाया, आयो सवाब को चोदो। इसके बाद डमरू क्षण भर के लिए भी नहीं रुका। वो जाने लगा तो पीछे से लपरलैंडी टोकते हुए बोला, सुन, थोड़ो धीरज और समझदारी सु काम लीजो। मेरी बात पे थोड़ो ठंडा दिमाग से सोचियो। डमरू ने पीछे पलट कर भी नहीं देखा, पर हाँ, कभी कभी लपरलैंडी की सलाह पर ठंडे दिमाग से भी सोचना चाहिए। यही सोचते हुए डमरू की जिस चाल में तेज़ी थी वो हल्की पड़ती चली गई। मगर इसी बीच ईशा की अजान लग गई। अच्छा होगा पहले वो नमाज़ पढ़ाए। इस मसले पर सोचने के लिए पूरी रात पड़ी है। क्या पता नमाज अदा करने के बाद कोई सही रास्ता सूझ जाए। यही सोच डमरू मस्जिद की ओर बढ़ गया। ईशा की नमाज भी डमरू न जाने कैसे पढ़ पाया। जब से वो लपरलैंडी के पास होकर आया है तभी से उसके लिए एक एक पल काटना किसी सदी जैसा काटना हो गया। नमाज पढ़ने के बाद वो नोहरा जाने के बजाय घर की ओर मुड़ गया। बिना किसी पूर्व सूचना के डमरू को अनायास आया देख तीनों भाइयों को हैरानी हुई कि जो डमरू ईशा की नमाज के बाद अक्सर नोहरे में चला जाता है आज कैसे यहाँ है। कहीं ऐसा तो नहीं है इसे सारी बात का पता चल चुका है। आ भाई डमरू, चारपाई पर एक ओर सरकते हुए नवाब बोला। कैसे, सब खैरियत तो है? जमाल खान ने डमरू के खिंचे हुए चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए पूछा। ई तो या घरे ज़्यादा पता होएगी कि कितनी खैरियत है। डमरू ने जमाल खां के साथ साथ अपने सारे भाई भावजों को सुनाते हुए कहा। मतलब? जमाल खां ने तुरंत कमान अपने हाथ में लेते हुए एक बार फिर डमरू से पूछा। अन्यायी, ई खूब कही, अब मतलब भी मुहे बतानो पड़ेगो। यार तू टेढ़ो टेढ़ो काई रू बोल रो है। कमाल खान ने इस बार डमरू को डांटते हुए कहा। टेढ़ो ना बोलूँ तो कहा करूँ? अरे मुझे तो पतो भी ना है और पीछू सु मेरे बारा में फैसला लियो जा रो है। कौन सो फैसला ले लियो तेरे बारा में? ये जानते हुए कि डमरू क्या कहना चाह रहा है, जमाल खान ने डमरू से ही जानना चाहा। लगे है वाला पर लैंडी ने फिर सु लंक लगा दी दीख है। नवाब ने अंदाजे से कहा। लपर लैंडी काई लूँ लंक लगाएगो, याय तो सारे गांव जाने हैं। और फिर वह दिन उकल्लो काई लू आई ही और काई बात पर छुआरा बांटना की बात कर रही ही। डमरू मेरा बीरा, ऐसी बात कोई ना है। हाँ, टटलू और कल्लो हमारे पे आया जरूर हा। उनने बहुत हाथ पांव भी जोड़ा हा, पर हमने साफ मना कर दी कि डमरू से पूछे बिना हम कैसे हाँ कर दें। बात खुलती देख नसीबन ने दखल देते हुए स्थिति को संभालते हुए सफाई दी। देख भावज, या बखत ही सब बैठा हैं, सब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो।
कि अगर नजराना का मामला में काई ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी तो मोसू बुरो कोई ना होएगो। डमरू के नथुने फड़फड़ाने लगे। नजराना के बजाय काई और के बारा में तो ज़बरदस्ती कर सके हैं। एक बार फिर आमना डमरू को छेड़ते हुए हंसी। तू तो ज़रूर बोलेगी, वैसे भी ये सारा बीज तेरा ही तो बोया हुआ है। डमरू पलटकर आमना पर वार करते हुए बोला। तैने भली कही, तू तो मेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रो है जैसे मैं ही काई मौलवी सु कह के नजराना के संग तेरो निकाह पढ़वा रही हूँ। और कैसो निकाह पढ़वाएगी तू? तैने तो पहले ही पूरा गांव में मुनादी पीट दी कि मैं वह नजराना है या घर में लड़ा के चक्कर में हूँ। जाने तो सू ही बात कही है, वह 14 है मेरे आगे ला तो सही, वह हरामी के मुँह लीतरान सू लाल ना कर दूँ तो। अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को सुन आमना भीतर तक दिल में ला गई। बहन, तेरे अब काई नू पतंगा लग रहा है, डमरू सही तो कह रो है। और सुन, तैने ये बात हमारे आगे कही ही, फातिमा कही ही के ना? अपनी जिठानी नसीबन द्वारा लगे हाथ गवाह पेश करते ही आमना को काटो तो खून नहीं। मौका मिलते वो चुपचाप वहाँ से खिसक ली। आमना के जाते ही थोड़ी देर के लिए खामोशी की हल्की सी चादर तन गई और इससे पहले कि इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता, बाहर से वही जानी पहचानी आवाज़ कानों में पड़ी। एकाएक सब चौकन्ने हो गए। लेओ, या राणे भी अभी मरणो हो, नाक में दम कर रखी है याने। आवाज़ को पहचानते ही नवाब झल्लाते हुए बोला। अब आगी है तो क्यों ना सारी बात या डमरू के आगे ही हो जाए। जमाल खान ने सुझाव दिया। निगोड़ी, ये तो डमरू भी बैठो है, जानी पहचानी आवाज़ यानी कल्लो ने पास आते हुए कहा। आजा, नसीबन कल्लो को अपने पास बुलाते हुए बोली। और सब ठीक तो है? कल्लो ने सहन में पसरे सन्नाटे को थपथपाते हुए पूछा। हाँ, सब ठीक है, अनमयस्कता के साथ उत्तर दिया नसीबन ने। और या डमरू सूवा बारा में बात करी है कि ना? कल्लो सीधे सीधे मुद्दे पर आ गई। काकी, मैं कहाँ बात करूँ, तेरे आगे बैठो है, कर ले बात। नसीबन ने उदासीनता बरतते हुए कहा। देख काकी, अगर बात है तेरी बहू के निकाह की तो मैं हाथ जोड़ूँ तेरे आगे, या बारा में मैं कोई बात ना करूँगो। इससे पहले कि कल्लो कुछ कहती, डमरू ने पहले ही टका सा जवाब दे दिया। कल्लो अवाक, पल भर के लिए वो भूल गई कि वो यहाँ किस मकसद से आई थी। डमरू ने सब गड्ढमड्ढ कर दिया। इधर उधर बल्ब की रोशनी में भीगे खामोश चेहरों की ओर कातरता के साथ देखा उसने, मगर कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। वह मुश्किल हिम्मत जुटाते हुए बोली। डमरू बेटा, ऐसो मत कर, नहीं तो हम कहीं का ना रहेंगे, जीते जी मर जाएंगा हम। काकी, दुनिया चाहे इत्सु उत हो जाए पर नजराना सु मेरा निकाह के बारे में सोचियो भी मत। ऐसो मत सोच बेटा, 15-20 दिन की बात है बस। बीरा, तेरी या छोटी सी मेहरबानी सु मेरा नियाज को घर बस जाएगो। कल्लो चारपाई से उठ डमरू के आगे रिरियाते हुए बोली। मैंने जब एक बार कह दी तो कह दी। डमरू अपने फैसले पर अडिग रहते हुए बोला। नसीबन, बाहर ऐसो जुलम मत करवा, तू कह यासू, ई तेरो कहो जरूर मान जाएगो। इस बार कल्लो नसीबन की ओर पलटी। काकी, जब ये तेरी बात ना सुन रो है तो मेरी कैसे मान जाएगो? पलक झपकते ही सारी उम्मीदें सूखे पत्तों की मानिंद इस तरह फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ जाएंगी, कल्लो ने सोचा भी नहीं था। पूरा जिस्म धीरे धीरे ऐंठने लगा और धमनियों में दौड़ता खून जैसे जमने लगा। होठ एकाएक पपड़ा गए, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मौका देख डमरू उठकर जाने लगा तो जमाल खान ने उसकी इस बेअदबी पर डांट दिया। तो ये बहुत जल्दी हो रही है मेरे यार, घर में आदमी बैठा है और तू लाट साहब उठ के चल दियो, थोड़ो सो अदब सीख ले। मैं कहा करूँ रुक के? अपनी भूमिका खत्म होते देख डमरू ने पूछा। तो नोहरा में ही जाके तू कहा कर को, चुपचाप बैठ जा। जिस तरह जमाल खान ने सबके सामने खासकर कल्लो की उपस्थिति में डमरू को डांटा तो चुपचाप बैठ गया। डमरू को वापस बैठता देख कल्लों का ऐठा हुआ जिस्म फिर से खुलने लगा। जवाब दे गई हिम्मत फिर से इकट्ठी होने लगी। पतो ना, ये ऊपर वाले भी ढेर हमारो और कितनों इम्तहान ले गो। जमालू बेटा, अब तू ही बता, मैं किसकी देहली पे जाके मूड फोड़ूँ?
कल्लो का आर्तनाद स्याह रात की नीरवता में घुलता चला गया। काकी, तेरा आड़ासू पहले हमने डमरू बहुत समझायो, पर ही राजी ही ना हो रो है। नसीबन ने पहली बार छोटे से झूठ का सहारा लेते हुए उम्मीदों के सिरों को फिर से जोड़ना चाहा। पता नहीं नसीबन की तरफ से यह कोई संकेत था या कुछ और। कल्लो एक बार फिर से अनुनय करती हुई चिरौरी करने लगी। नसीबन, मेरा हाथ जोड़ा सू, ये आखिरी गुजारस है कि तू अपना या डमरू सू एक बार और कह के देख। मोहे पक्को यकीन है तेरो कहो ई जरूर मानेगो। तोहे तो ई माँ जा यासू में बढ़ के माने है। एक बार तू यासू माँ जैसी बढ़ के कह के देख। कहते कहते बल्ब की रोशनी में कल्लों की आंखों के कोरों से ढुलकती बूंदों से महीन किरणें फूटती नजर आने लगीं। कल्लों के चुप होते ही पूरा सहन खामोश हो गया। कल्लों की नज़रें नसीबन के अधखुले होठों पर जाकर टिक गईं, ये देखने के लिए आखिर माँ बनकर नसीबन डमरू से किस तरह कहती है। देर तलक नसीबन से कुछ भी कहते नहीं बना, होंठ बस काँप कर रह जाते। जमाल खां समझ गया बीबी की दुविधा, मगर समझने से काम थोड़े चलने वाला है। हार कर उसे ही कहना पड़ा, ऐसे चुप रहना सु काम न चलेगो, कुछ तो जवाब दे आए। मैं कहाँ जवाब दूँ, डमरू ने दे तो दियो। नसीबन द्वंद्व की कोठरी से बाहर आने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हुए बोली, मेरी तो कुछ समझ में ना आ रही है। लंबा सांस लेते हुए बोली नसीबन, समझ में ना आ रही है तो कह दे या काकी सू कि ये अपने घर चली जाए। जमाल खान ने बीवी पर थोड़ा सा दबाव बनाया। चोखो बहन, जैसी तेरी मर्जी, चलूँ हाजी जी बाट देख रो होए को। एक गहरा सांस ले कल्लो घर जाने के लिए खड़ी हो गई। काकी, पहले या नसीबन है तो कहण दे कुछ, ऐसे मत जा। कल्लो को रोकते हुए फातिमा ने कहा। धीरे धीरे अपने ही घर में बनते दबाव के चलते नसीबन के बचने के सारे रास्ते बंद हो गए। उसे लग गया कि उसके कहे बिना बात बनने वाली नहीं है। उसने पहले सब पर उचटती सी नज़र डाली और सबसे आखिर में डमरू पर आकर रुक गई। डमरू, बीरा एक बार और सोच ले, कहा पता बेटा यहाँ में तेरी ही कोई भलाई होए। नसीबन एकदम गंभीर और दार्शनिक भंगिमा अपनाते हुए लगभग आदेश देने के अंदाज में बोली। यहाँ में सोचना की कहा बात है। डमरू ने असमंजस से उबरने की कोशिश करते हुए प्रतिरोध किया। मैं बड़ी उम्मीद लगा के आई हूँ, और फिर वैसे भी निकाह करवा के हम खुद ही तलाक दिवा देंगे। बस काई तरह या ढेर हलाला सु हमारा पिंड छुड़वा दे, हम तेरा ज़िंदगी भर ताबेदार रहेंगा। तू कहे तो तेरा पावन में। कहते कहते कल्लो ने सिर से दुपट्टा उतारा और उसे डमरू के पाँवों में डाल दिया। ये सब इतनी तेजी और अप्रत्याशित ढंग से हुआ कि किसी की समझ में नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। काकी, कहीं तू बावली तो ना होगी है। जमाल खान ने लपक कर जमीन से दुपट्टा उठाया और उसे फटकारते हुए वापस कल्लो के सिर पर रख दिया। अचानक पैदा हुई इस स्थिति को देख सब अवाक रह गए, और अभी इससे निपटने के बारे में सोचा जाता कि एक साहस भरा ऐलान सहन में गूंजा। काकी, तू जाके निकाह की तैयारी कर। अब मैं देखूंगी या हलालाए आखिर ई है कहा बीमारी। रही बात या डमरू की, सो याए तब मेरे ऊपर छोड़ दो। पलक झपकते ही नसीबन ने पूरा पासा पलट दिया। उसकी इस उद्घोषणा से घर की दीवारें एकाएक खनक उठीं। हालांकि कुछ पल के लिए वहाँ मौजूद किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मेरे तो ये समझ में ना आ रही है कि 15-20 दिना को या डमरू पे हाँ भरने में कहाँ जोर पड़ रो है। जमाल खान ने अपनी बीवी के हौसले की एक तरह से पैरवी करते हुए कहा। बीरा, अगर बीच में ये हरामी हलाला न घुसतो ना तो मुझे कायसू नहोरा अर्थात निहोरा खाना की ज़रूरत ना पड़ती। बर्फ़ की सिल्ली सी कल्लो अपनी मजबूरी के साथ साथ अपनी गैरत को बचाते हुए बोली, पतो ना या डमरू पे खाली निकाह पढ़वाना में भी कहाँ जोर पड़ रो है। कौन सी नजराना या के सदा सदा को पल्ले बंध रही है जो इकाई की बात ही ना मान रो है। अरे नजराना को घर बसते ही वो अपने घर और ई अपने घर। फातिमा ने एक बार फिर पुराना तर्क दोहराया। सारो रोना तो यही बात को है कि वो सदा मदा को या के पल्ले ना बंध रही है। अनायास कमरे से बाहर निकलते हुए जिस तरह आमना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, उससे सबका ध्यान बट गया। हरामण, तू जरूर टांग अड़ा। नसीबन ने आमना को डांट दिया।
या मैं टांग अड़ाना की कहा बात है। तम या को पक्को निकाह करके देखो, अगर ई चूबी कर जाए तो। आमना ने डमरू की ओर देखते हुए कुटिल मुस्कान उछालते हुए कहा, देख भावज, या तो या चुप करा ले, नहीं तो। एक चेतावनी भरे अंदाज में डमरू उखड़ते हुए बोला, आमना बेटी तो हमारा बड़ा बढ़ाया खेल है, काइलू बिगाड़ने पर तुल रही है। कल्लो आमना से गुहार करती हुई बोली, काकी छोड़, तू काइलू या नकटी के मुंह लग रही है। इतना कह नसीबन डमरू की ओर पलटी। डमरू बेटा ही ई आम मेरे पे। नसीबन ने पहली बार सचमुच माँ की तरह बड़े दुलार से डमरू को अपने पास बुलाया। एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह डमरू अपनी जगह से उठकर नसीबन के पास आकर बैठ गया। देख बीरा, जब इतना आदमी कह रहा है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। अगर तेरी छोटी सी हाँसू काई को उजड़ तो घर बस जाए तो यासू बड़ो सवाब और कहा होएगो। डमरू के बेतरतीब रूखे बालों को धीरे धीरे उंगलियों के पोरों से सहलाते हुए नसीबन ने उसे फिर से समझाया। ये बरसों से इंतज़ार कर रहे अपने बेतरतीब बालों में स्नेहिल पोरों की सरसराहट का असर था, या फिर किसी तरह का सवाब कमाने का लोभ कि डमरू किसी तरह का प्रतिवाद नहीं कर पाया। सोच के देख कि जब जब तेरी ई काकी कल्लो अपनी बहू और पोता पोतिन्ने देखेगी तो तोहे कितनी दुआ देगी। डमरू की चुप्पी पर नसीबन के पोर उसके रूखे बालों में और तेजी से सरसराने लगे। तो फिर भावज ठीक है, तेरा कहना सू मैं एक शरत पर निकाह करूँगो कि 15-20 दिन। मेरे यार, यह बातें तू कहा कहे, हम तो पहले कह रहा हैं कि इतकू निकाह हुओ और उतकू तल्लाक। जमाल खान ने डमरू का वाक्य पूरा करते हुए उसे तसल्ली दी। डमरू कुछ कहता इससे पहले नसीबन के फैसले पर अपनी हिमायत की मोहर लगाते हुए जमाल खां बोला, काकी अब तू अपने घर जा और निकाह की तैयारी कर। अब छुआरन सुकाम ना चलेगो काकी, अब तो तोहे बन्ना बनवारा गंवाना ही पड़ेगा। मौका मिलते ही आमना ने कल्लो से चुहल की। तेरी टाँट में लकड़ी ना होएगी, तू चुप। फातिमा ने हंसते हुए अपनी दौरानी आमना को डांटा। डमरू तू पेश इमाड़ बन जाए, तू जीतो रहे। नसीबन तिहारा या एहसान है, मैं मरते दम तलक ना भूलूंगी। अल्लाह ताला तिहारी रोज़ी में बरकत करे, आस औलाद सु तिहारा घर आबाद रहे। कल्लो के मन की झोली में जितनी भी आशीषें और दुआएं थीं, रात के बढ़ते अंधेरे को गवाह मान उसने उन्हें नसीबन के आंगन में उड़ेल दिया। जाते जाते अचानक कल्लो धीरे से ठिठकी, हल्के से डमरू की ओर पलट कर देखा और वापस आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मन ही मन बुदबुदाते हुए अपनी झोली में बची खुची आशीषों से डमरू को भिगोकर बाहर फैले अंधेरे में समा गई। पूरी रात नहीं सोया डमरू। उसका आधा समय तरावीह और बाकी बचा समय सहरी के इंतज़ार में बीता। अनिद्रा के चलते पूरी रात उसकी पलकें भारी रहीं। पता नहीं उसकी नींद किसने चुरा ली। सारी रात आगत की कल्पनाओं में करवटें बदलते हुए बीत गई। उसने अपने भाई भावज के कहने पर जो फैसला लिया है, पता नहीं वो सही है भी या नहीं। सुबह उठा तो लगा पूरी कायनात जैसे बदली हुई है। पूरे बदन के ऐंठे होने के बावजूद अपनी ही चाल में उसे वो बांकपन महसूस हो रहा है जिसकी तरफ लपर लैंडी ने भी इशारा किया था। दिशा फरागत जाते समय उसने बहुत कोशिश की अपने आसपास से गुजरती आंखों से बचने की, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। जिससे भी उसकी नज़रें टकराईं उसने डमरू के फैसले की सराहना ही की। हैरानी हुई डमरू को कि अपने साथ साथ दूसरों के घरों की दीवारों में जिन मोखियों, रोशनदानों और पुरानी दरारों का वो मुंह बंद हुआ समझे बैठा था, वो उसका कोरा भ्रम निकला। सच तो ये है कि उसके फैसले और सहमति से पूरा मोहल्ला वाकिफ हो चुका है। वापस लौटते हुए रास्ते में लपर लैंडी ने धर दबोचा। हालांकि उसने उससे बचने की नाकाम कोशिश भी की थी, मगर चतुर लपर लैंडी के फंदे की हद से वो अपने आप को नहीं बचा पाया। डमरू यार, तू तो ऐसे आंखें चुरा रो है जैसे कोई बिहावली बहू चुराए करे हैं। लपर लैंडी ने बिना कोई रियायत बरतते हुए छेड़ा। ऐसी कोई बात ना है काका, दरअसल मेरो ध्यान कहीं और हो, या में तेरो कसूर ना है। वैसे एक बात कहूँ, पूरा गांव में तेरी वाहवाही हो रही है। असली मर्दन को सो काम करो है तैने। तोहे पता ना है कि कितना मानस तोहे दिल सु दुआ दे रहा है।
लपर लैंडी द्वारा की गई तारीफ को सुन डमरू को पहली बार अपने फैसले पर थोड़ा सा गर्व हुआ, मगर फिर भी अपने डर को प्रकट किए बिना उससे रहा नहीं गया। काका, मैंने निकाह की हाँ करके कहीं कोई गलती तो ना कर दी है? पागल हो रो है? फिर भी कोई गुनाह तो ना हो रो है मोसू? गुनाह? बावलंडी, तेरी तो पूरा गांव में तारीफ हो रही है। वैसे रही बात गुनाह की, तो तोसू पहले असली गुनाहगार तेरा भाई भावज होगा जिनने ये दबाव दियो है। ये बात तो है। वैसे भी मैं कौन सो नजराना को हाथ मांगण गयो हो जो मैं गुनाहगार कहवाऊँगो? लपरलैंडी के तर्क से सहमत होते हुए डमरू ने अपना तर्क दिया। एक अजीब सी बेचैनी और तनाव के चलते कुछ देर पहले तक जो देह मूंज की मानिंद ऐठी जा रही थी, वो सुबह की ताज़ा धूप पाकर मुलायम होती चली गई। नोहरे में वापस आया तो पता चला घर से बुलावा आया है कि जितनी जल्दी हो सके वो घर पहुंच जाए। डमरू ने कुल्ला दातुन भी नहीं किया। घर में दाखिल हुआ तो हाजी खुदा बख्श यानी टटलू और कल्लो को बैठा देख वो सारा माजरा समझ गया। डमरू आजा भाई, टटलू ने पूरी इज्जत बख्शते हुए डमरू को देखते ही कहा। बीरा, हम धीरे धीरे अर्थात सुबह सुबह ये सलाह लेने आया है कि निकाह कौन से दिन पढ़वायो जाए। वैसे तो हमने नजराना के पीहर में भी खबर भिजवा दी है, पर वाय बुलवाएं तो जब जब दिन पक्को हो जाए। क्यों नसीबन, मैं गलत तो ना कह रही हूँ? कल्लो ने डमरू की उपस्थिति में अपने आने का मकसद बताते हुए कहा। सही बात है, नजराना ये भी तो एक आध दिन को टाइम देना पड़ेगो, और या बीमारी से जितनी जल्दी फंद कटे उतना ही अच्छो है। टटलू की इस व्यग्रता पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। हाँ, डमरू के माथे पर जरूर सिलवटें उभर आई थीं और चेहरे पर तनाव झलकने लगा था। जमाल खान ने देखा तो उससे पूछे बिना नहीं रह सका। डमरू, अगर मन में कोई बात है तो वाय भी बता दे। अभी तो बेटी बाप के है, कहीं ऐसो ना होए कि सिखार के बखत कुतिया हगाई मर जाए। मेरा मन में कहा बात होएगी, तुमने जब फैसला ले ही लियो है तो मैं कहा कहूँ। इतना कह डमरू ने सबसे नज़रें बचा कनखियों से आमना की ओर देखा। डमरू से नज़र मिलते ही आमना से अपनी हंसी रोकनी मुश्किल हो गई। मुंह पर ढाटा लगा वो तेजी से अपने कमरे में घुस गई और हंसते हंसते लोटपोट हो गई। मारे हंसी के उसका पेट दुखने लगा। उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि दबे पांव उसके पीछे पीछे कोई और भी चला आया है। शायद उसे पता भी नहीं चलता अगर आने वाला उसे पीछे से टोकता नहीं। आइए, तेरे ऐसे हाथ कहाँ लग गो जो तुम्हारे हंसी के दोलड़ हुई जा रही है? आमना ने पीछे से अचानक आई इस आवाज़ पर पलट कर देखा तो पाया ये कोई और नहीं उसकी जिठानी फातिमा है। फातिमा, देखी डमरू निकाह का चाव में कैसो लाल हुए जा रो है। मुश्किल से अपनी हंसी को रोककर अपने हंसने का कारण बताया आमना ने। फातिमा को डमरू पर आमना का इस तरह हंसना अच्छा नहीं लगा। कुछ भी है, जैसा भी है, निकाह निकाह तो है, भले वो 15-20 दिन के लिए क्यों ना है। बिना कुछ कहे वो कमरे से बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने डमरू को देखा तो पल भर के लिए उसके होंठ लरस कर रह गए। बाहर निकाह का दिन लगभग पक्का हो गया। ठीक है बहन नसीबन, त्योहारा या एहसान है, हम मरते दम तलक ना भूलेंगे। जाते जाते कल्लो एक बार फिर कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोली। निकाह होते ही नजराना को उसी समय इद्दत पर उसके पिता के साथ वापस भेज दिया गया। डमरू ने भी राहत की सांस ली। लगा जैसे वो किसी दलदल से बमुश्किल बाहर आ पाया है। इधर कल्लो के पांव तुम्हारे खुशी के ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो उसने बहू का नहीं बेटी का निकाह कराया है। इस खुशी में वो ये भी भूल गई कि शरीयत के मुताबिक कायदे से नजराना अब उसकी बहू नहीं है। निकाह के बाद भी वो नजराना से ऐसे पेश आ रही थी जैसे उस पर उसका सास होने का हक अभी भी बना हुआ है। सादेकार कल्लो उसे वैसे ही निर्देश दे रही थी जैसे वो नियाज के तलाक से पहले देती थी। नजराना के जाने के बाद अगले दिन नसीबन ने कल्लो से उसका मन टटोलते हुए यूं ही पूछ लिया, काकी अब तो राजी है, सब सही सलामत निपट गो? बेटी, तिहारो लाख लाख शुक्र है जो तुमने मेरो घर बचा लियो। यह हरामी हलाला ने हमारी नींद तलक हराम कर दी। थोड़ा सा दिना की बात और है, फिर वह ढेर रसखान से पूछूंगी कि काई की घर गृहस्थी में आग लगा के तो है कहाँ मिल गो। कल्लो का चेहरा तमतमा उठा। काकी जो हुओ अच्छो ही हुओ, कहा पतो यहाँ में भी हम सबकी कोई भलाई होए।
पिछली बातन ने भूल के अब अपना घर पे ध्यान लगाओ। थोड़ा दिना की बात है, फिर दोनों सास बहू खूब मजा सो रही हो। हंसते हुए नसीबन ने कल्लों के घावों पर मरहम लगाने का प्रयास किया। नसीबन, अगर तू यह डमरू सू ना कहती ना तो ये कदी भी ना मानतो। आज सही में पता चल गो कि तेरी माँ जाया सू भी ज़्यादा इज्जत करे है। नसीबन कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मुंह फेर लिया। बेचारा को भखत सु ब्याह हो जातो तो आज ई भी 4-5 बालकन को बाप होतो, पर कहा करो जाए, निगोड़ी सब भागन का खेल है। मैंने तो बहुत कोशिश करी काकी, पर मेरी काई ने सुनी होए जब ना। इसके बाद नसीबन ने गहरा निश्वास लेते हुए कहा, काकी मैं तो यहाँ में भी खुश हूँ। कम से कम अब कोई ई तो ना कहे वो कि डमरू कुंवारो रहेगो। अब ई मलाल तो ना रहेगो कि डमरू का निकाह ना हुआ। कहते कहते नसीबन की आवाज़ भारी होती चली गई। कल्लों ने देखा तो उसने अब नसीबन से विदा लेने में ही भलाई समझी। आदमी की नीयत का क्या भरोसा, क्या पता वो कब बदल जाए। दौरानी के लालच में कहीं नसीबन अपने देवर को तलाक न देने के लिए बरगला दे। इसके बाद हाजी खुदा बख्श यानी टटलू सेठ और कल्लों के लिए 2 सप्ताह काटने भारी हो गए, जबकि उधर डमरू के लिए ये 2 सप्ताह सालों जितने लंबे हो गए। रमज़ान होने के कारण उसका दिन और इफ्तार के बाद का वक्त मस्जिद में ही बीतने लगा। वैराग्य और खालीपन उसके भीतर तेज़ी से घर करने लगा। इसी वैराग्य और खालीपन से मुक्ति की चाह में डमरू का ज़्यादातर समय मस्जिद में ही बीतने लगा कि जितनी जल्दी हो आने वाले 2 सप्ताह निकल जाएं। उपन्यास हलाला की कहानी जारी रहेगी अगले भाग में।